बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के रिजल्ट्स को लेकर। और सिर्फ एसबीआई के रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे, बाकी भी जो पीएसयू बैंक्स हैं उन सब की भी बात करेंगे। तो यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जितने भी हमारे पीएसयू बैंक्स हैं उनमें चल क्या रहा है और क्या होने की उम्मीद है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर और फंडामेंटल्स के बेस पर। तो सारी एनालिसिस करेंगे। साथ में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में। तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे, मुश्किल से 10 मिनट्स लगेंगे। तो आगे चलते हैं और आगे चलते हुए आज रिजल्ट आए हैं एसबीआई के। सो रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, क्योंकि स्क्रीनर .in की भी एक लिमिटेशन है यहां पर बैलेंस शीट्स एंड रिजल्ट्स को टाइमली अपडेट करने की। एट द एंड ऑफ द डे तो वो सारे के सारे रिजल्ट्स अपडेट कर ही देते हैं। उनको इस चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने फ्री वर्जन में यहां पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्म में दी हुई है कि सारी ही एनालिसिस यहां से हो जाती है। ए बिग थैंक टू देम। लेकिन यहां पर जैसे अभी ड्यूरिंग द डे हमारा यहां पर रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं, जबकि रिजल्ट्स आ गए हैं। तो उसको रिजल्ट्स कहां से चेक करना चाहिए? बेसिकली हमें बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाना चाहिए। यहां हमें SBIN उसका कोड डालेंगे, सर्च करेंगे, हम यहां पर कोड को क्लिक करेंगे और उसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आकर अगर आप देखोगे तो आज की डेट में 21 मई को यहां पर रिजल्ट्स आ गए हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। हम यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये पीडीएफ का सिंबल आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और यहां पर ओपन हो जाएगी। हम इसमें नीचे आएंगे, यहां पर हम देखेंगे कि एसबीआई के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो यहां पर दो तरह के रिजल्ट्स हैं, एक स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं और एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। तो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का फर्क क्या होता है कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट होता है इनके हिस्से का वो भी यहां पर कवर हो जाता है। एंड जो स्टैंड अलोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक का होता है, उसमें बाकी चीजें नहीं होती हैं। तो यहां पर जब हम ऐसे में हमेशा जब भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड को कंपेयर करना हो तो हमेशा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स तो वही हैं। वो जितनी भी कंपनीज का मालिक है उसमें जो भी कुछ आ रहा है तो वो इसका ही पार्ट है। तो यहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यहां पर इसको एक बार हम थोड़ा सा बिग कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में इजी होगा। और अगर हम इसको बिग करते हैं, यहां पर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहां पर ये नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। एंड दिस इज स्टैंड अलोन के केस में 31 मार्च का रिजल्ट है 6450 करोड़, बिकॉज ऑल फिगर्स यहां पर लिखा हुआ है, दीज आर इन करोर्स। तो यहां पर 6450 करोड़। लेकिन जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, जो कि फाइनल रिजल्ट माना जाता है, दैट इज 6125 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में ये रिजल्ट था 6257 और लास्ट ईयर मार्च में ये रिजल्ट था 6909। तो ये रिजल्ट जो 6000 करोड़ प्लस के रिजल्ट्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि दिस मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स जो कि 2021 के हैं। इस बार सबको ये डाउट था कि शायद रिजल्ट्स बेकार आएंगे, शायद ग्रोस एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर आएगा और शायद नेट एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर आएगा, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके जीपीए को शो करने की जो रुकावट जो उसके ऊपर यहां पर बैन लगाया हुआ था कि आप इसको ग्रोस एनपीए नहीं करोगे, जीएनए बेसिकली ग्रोस एनपीए, ठीक है। तो ग्रोस एनपीए हम यहां पर पब्लिश नहीं करेंगे या शो नहीं करेंगे, तो उस पे से बैन हटा दिया था। तो सेबी की आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी उनको एनपीए दिखाना था अब उनको दिखाना पड़ेगा। उनको दिखाने के लिए यहां पर जैसे बंधन बैंक का यहां पर रिजल्ट्स थोड़े से उतने अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि यहां पर प्रोविजंस इंक्रीज हो गए थे। और सेम ही बाकी बैंकों के केस में भी यहां पर प्रोविजन काफी इंक्रीज हुए थे। लेकिन अगर हम इसमें यहां पर प्रोविजंस को देखें तो प्रोविजंस जब हम देखते हैं तो वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में नहीं होता है, क्योंकि वो बैंक का अपना होता है, बाकी सब्सिडरीज का नहीं होता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर आता हुआ नहीं आया है। बल्कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो हमारा फिगर था सेम क्वार्टर का, वो था ग्रोस एनपीए दैट वाज 6.15%। लास्ट क्वार्टर का था दिसंबर क्वार्टर का 4.77% और अभी का है 4.98%। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर नहीं है। और अगर हम यहां पर बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, तो परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए में यहां पर निकल कर आता है जो लास्ट ईयर था दैट वाज 2.23% और लास्ट क्वार्टर का था 1.23% और अभी का जो है दैट इज 1.50%। तो एज सच बहुत ज्यादा कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं है। और यहां पर मेंटेन किया हुआ है नेट प्रॉफिटेबिलिटी को, विच इज
6125। अगर इसी को हम यहां पर आकर देखें तो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं तो बेसिकली 6000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आना अब एक आम बात हो गई है। उससे पहले रिजल्ट्स में यहां पर प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे जैसे एसबीआई की परफॉर्मेंस अच्छी होगी वैसे ही जो बाकी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आने शुरू होंगे, तो वो इंपैक्ट वहां भी नजर आएगा। और जैसे 6000 करोड़ का यहां पर अभी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं तो ये ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का पूरे साल का नेट प्रॉफिट का हिसाब किताब बैठता है, विच इज अमेजिंग। इससे पहले 25,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पूरे साल में कब आते थे? एक्चुअल में वो कभी नहीं आते थे, तो ये हाईएस्ट एवर नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी देखें तो 23,000 करोड़ का निकल कर आता है। हो सकता है अगले साल के 30,000 करोड़ आराम से यहां से क्रॉस कर जाए, क्योंकि जो एनपीएस की प्रॉब्लम थी, कॉर्पोरेट एनपीएस की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो गई है, बुक्स की क्लीनिंग हो गई है। और अगर इन्हीं चीज को देखना है तो सेम ही यहां पर अगर हम चार्ट पैटर्न की भी बात करें ना, तो यहां पर एक छोटा सा स्मॉल रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था एसबीआई में। मैंने इसके बेस पर ट्रेड भी किया था, और ट्रेड किया था जब मैंने एक बार अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया भी था हाल फिलहाल में ही। तो यहां पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से जो इसकी नेक लाइन थी वो कितनी होनी चाहिए थी, मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं, वो होनी चाहिए थी ये। और अगर हम यहां से इसको पिक करके ऊपर लगा लेते हैं तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट निकल कर आता है 416। और मैंने इसको पिक किया था एक्चुअल में 17 मई को 377 पर, और 377 से लेकर जो यहां तक मेरा टारगेट आता था वो आता था 10.56। मेरे हिसाब से इस तरह के जो छोटे साइज के रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, तो जितना छोटा होता है उतना टारगेट जल्दी अचीव होता है, जितना बिग साइज का होता है उतना टाइम लगता है। तो जब ये टाइम लगता है तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब हमारे पास टाइम की कमी है, अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं तो हमारे लिए डेली बेसिस पर इतना करना मुश्किल हो जाता है, स्मॉल चार्ट पैटर्न्स पे काम करना, तो फिर हम बिग साइज के चार्ट पैटर्न्स पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक जो बात इंपॉर्टेंट है कि 17 मई को परचेज किया, अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, एंड मेरा जो ट्रेड है वो 6.51% के गेन में चल रहा है। और जैसे ही मेरा ये टारगेट अचीव होगा आई विल एग्जिट, क्योंकि मैंने जैसे कल की एक वीडियो बनाई थी, मैंने कल यही चीज बताई थी कि पेशेंस हमें रखना चाहिए। लेकिन पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब है सही टाइम पर एंट्री करना। तो जब यहां से ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहां पर एंट्री की, और ब्रेकआउट के बाद में जब ये टारगेट अचीव होगा आई विल एग्जिट फ्रॉम हियर। वैसे इसमें एंट्री करने का एक डिफरेंट तरीका भी होता है, कभी बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो बहुत सारे तरीके क्योंकि हो सकते हैं, और अगर मुझसे स्ट्रेटजीज की बात करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 17 इयर्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और हम कुछ ही स्ट्रेटजीज पर एक्चुअल में काम कर पाते हैं। क्योंकि अगर 3-4% भी एक स्टॉक में लगाते चलेंगे तो भी 25 स्टॉक्स में काम करेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। एक्चुअल में उससे ज्यादा हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं होती। और जब हम यहां पर इस चीज को देख रहे हैं तो मैं पहले एक चीज दिखा देता हूं आपको ट्विटर अकाउंट की। जब मैं बात कर रहा हूं तो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैंने अभी अपने ट्रेड्स को यहां पर मेंशन करना शुरू कर दिया है। देखो यहां पर मैं 100% ट्रेड्स को मेंशन नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव 5-6 डिफरेंट ट्रेडिंग अकाउंट्स, उनमें अलग अलग स्ट्रेटजीज के बेस पर मैं ट्रेड करता हूं। लेकिन जो कन्वेंशनल यहां पर चार्ट पैटर्न्स हैं उनके बेस पर जो मैं ट्रेड करता हूं, बेसिकली उनको मैं यहां पर अभी मैंने डालना शुरू किया, बहुत पहले भी डालता था, अभी मैंने डालना शुरू किया है। तो 17 मई को मैंने यहां पर डाला था। अगर आप देखोगे आई हैव जस्ट बोट एसबीआई एट करंट मार्केट प्राइस 377 माय ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये 17 मई का है। इसमें डिटेल में जाओगे तो टाइम भी लिखा हुआ आता है कि मैंने दोपहर को डाला था, आफ्टरनून में 12 o'clock and 39 minutes ये यहां पर मैंने ट्वीट डाला था। और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि विवेक भाई क्या टारगेट है, क्या चीज नहीं है। तो देखो टारगेट की जहां तक बात है तो यहां पर उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाना, ट्विटर पे हम ट्वीट कर सकते हैं इमीडिएटली, वहां पर बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशंस जनरली नहीं दी जा सकती। उसी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब पर हम सारी बातें करते हैं। तो जैसे उसके बाद मैंने बोला बर्गर किंग की बात की, 132.30 चल रहा है बर्गर किंग। तो बर्गर किंग में भी एक अच्छी खासी अपसाइड मुझे नजर आ रही थी यहां पर, तो मैंने इसीलिए वहां पर उसको मेंशन किया। और मेरा टारगेट एक्चुअल में 153 था, क्योंकि यहां पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, इस तरीके से यहां टच करेगा
करेगा, फिर ये यहां से निकलेगा, ऊपर जाएगा, तो यहां पर निकलना है, या उसके बाद में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर मैं यहां पर ये इसको पूरा बनाऊंगा। तो मैंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने से पहले ही इसको पिक कर लिया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से हो जाता है कि हम किस तरीके से पहले एंट्री ले सकते हैं। सो फाइनल टारगेट मेरा ये निकल कर आता है 179 का। और ये क्यों पिक किया, इसके पीछे फिर पूरी एक वीडियो बनेगी, तो ये वीडियो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन अदरवाइज नहीं आ सकती। तो यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लेकिन जब आप यहां पर फॉलो कर रहे हो तो ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने यहां पर साफ साफ अपने प्रोफाइल में लिखा भी है कि माई ट्वीट्स आर नॉट माई रिकमेंडेशंस, आई एम मेकिंग ए नोट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो यहां पर आपको यह बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि विवेक भाई रिकमेंड कर रहे हैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, लेकिन आप इस तरीके से सीख सकते हैं चीजों को इजीली। उस चीज को ये भी देख सकते हैं कि विवेक भाई ने अगर कोई चीज यहां पर मेंशन की है, कोई वीडियो बनाई है, तो एक्चुअल में वो ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने एक यहां पर ये बनाया, आई हैव बॉट राजेश एक्सपोर्ट्स एट करंट प्राइस 525 फॉर स्विंग ट्रेड। अब यहां पर इसके ऊपर एक रिप्लाई आया, यहां पर बहुत सारे रिप्लाई है, 41 रिप्लाईज हैं, लेकिन उनमें से एक रिप्लाई ये भी था, डोंट रिकमेंड दिस टाइप ऑफ स्टॉक विच इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई, यू ऑलवेज सजेस्ट नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, आई डोंट नो व्हाई सर। तो सबसे पहले तो मेरी क्लैरिफिकेशन यहां पर यह है कि मेरी ये रिकमेंडेशन है ही नहीं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। इस पूरी ट्वीट में आपको कहीं भी रिकमेंडेशन नजर नहीं आएगी। ये मैंने ये बताया दैट आई हैव बॉट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू बाय और सेल टू एनीवन। और लेकिन इसका जो आंसर है ना वो ये आंसर है, हाउ डू यू नो दैट दिस इज गोइंग टू डाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये डाई कैसे करने वाला है, जबकि दे हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी इन स्विट्जरलैंड and they have world's largest jewelry manufacturing unit in Bangalore and they are making 1000 crore net profit। तो जब ये सब कुछ है, इतना वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिफाइनर है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है, वर्ल्ड के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और 1000 करोड़ का हर साल का नेट प्रॉफिट है। ऐसे डाई हो जाएंगे क्या यार, कम ऑन, कुछ तो सोच समझ के। मतलब मैं यही कहता हूं ऐसे में दैट्स व्हाई आई डू से दैट वी शुड लर्न बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट टू ट्रेड, अदरवाइज हाथ जल जाते हैं यार, कोई फायदा नहीं होता, मेहनत की कमाई हमारी खत्म होती है। और बहुत बार जैसे ये भी पूछा जाता है कि विवेक भाई, अब जैसे यहां पर मैं अपने ट्रेड्स को मेंशन करता हूं तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, विवेक भाई आपने कितने कमाए ये बताओ। देखो यार, दूसरे की थाली में झांकने में कुछ नहीं रखा, कितने कमाए। बहुत बार ये भी होता है कि विवेक भाई अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाओ, यहां पर कितनी क्वांटिटी परचेज की। देखो वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि पापा ने मना किया है कि तिजोरी अपनी कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा ये रीजन है कि भाई बड़े हो गए तो बेकार लगेगा, छोटे होंगे तो बेकार लगेगा, तो ये चीज में कुछ मजा नहीं है। और जहां तक ये बात है कि कितने पैसे हैं, तो 2-3 साल रुक जाते हैं और कभी अखबारों में खबर आएगी तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे हो गए हैं। जब कभी यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब नीचे मोर देन 1% की शेयर होल्डिंग विवेक सिंघल के नाम से नजर आने लगेगी तो पता चल जाएगा। तो कुछ टाइम रुक जाते हैं, उस केस में मेरा सिर्फ नहीं कहना है यहां पर। लेकिन एसबीआई की जो अपनी एनालिसिस है वो खत्म नहीं हुई है। एसबीआई में जिस तरीके से यहां पर अपना ये ट्रेड है, यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये टारगेट पूरा होने वाला है। सेम इसी तरीके से अगर आप पीएनबी का देखोगे तो पीएनबी का नजर आता है, सेम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। यहां पर जैसे एसबीआई में बना था कि यहां पर ये अपना लेफ्ट शोल्डर है, ये अपना हेड है और ये राइट शोल्डर है, और यहां पर अपना ये सेम डेप्थ है जो मैंने ऊपर पहले ही लगाई हुई है, जिससे थोड़ा सा टाइम बच जाए और उसको ऊपर लगाया तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट निकल कर आता है दिस 44.15। ये इतना अच्छा टारगेट है। और ये कितने परसेंट है करंट प्राइस से? 15% से भी ज्यादा है, क्योंकि अभी तो यहां पर बंद हुआ है। अब ये कैसे पता कि विवेक भाई भी तो इसने ब्रेकआउट भी नहीं दिया? तो चीजें नजर आती हैं, जैसे बड़े सेम ग्रुप की बड़ी कंपनीज बिहेव करती हैं वैसे ही उसके पीछे वाली भी करती हैं। तो उसने ब्रेकआउट दिया, ये भी ब्रेकआउट देने के पूरे चांसेस हैं। अभी इस ट्रेड को मैंने इसलिए आज पहले ही मॉर्निंग में एक डिफरेंट स्टाइल में ट्विटर पे बताया था। जहां तक मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल है @द विवेक सिंघल। तो ये ट्रेडिंग विद विवेक के नाम से नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग विद विवेक पूरा लिखता हूं तो उसमें से एक का पर्टिकुलर वो पूरा नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहां पर लिमिटेशंस होती है। तो द विवेक सिंघल लेकिन पूरा लिखा गया था, तो इसको मैंने बना लिया था। मैंने आज ये मॉर्निंग में डाला था, वंस अपॉन ए टाइम पीएनबी यूज्ड टू ट्रेड एट 38, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट
230 एज ऑन 31st May 2024. सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन कि 230 के आसपास तक ये जा सकता है तब तक. एंड विवेक भाई वाज एनालाइजिंग द स्टॉक बट वेरी फ्यू वर लिसनिंग. तो ये एक सरकाज़म वे में था कि सार्काज़म, तो मतलब एक तरीके से थोड़ा सा फनी टोन में मैंने इसको लिखा था. तो यहां पर उसका जो बेस था, उसका बेस भी पीएनबी का यही था एग्जैक्टली कि यहां पर चार्ट साफ साफ नजर आता है. अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक का भी हमें यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बिल्कुल साफ साफ बनता हुआ नजर आता है. और जब सारे ही स्टॉक्स किसी एक ग्रुप के एक तरीके से काम करने लगे तो सीधा सीधा इंपैक्ट होता है. यहां पर भी 15% का इंपैक्ट नजर आता है यहां पर. और अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करने लगे तो वहां पर भी एक इसी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा कप विद हैंडल पैटर्न नजर आता है. तो ये एक मजेदार सा चीज होती है. यहां पर एक दूसरे के पीछे चीजें चलती हैं. अगर एक आगे चलना शुरू करता है दूसरे में ट्रेड ले सकते हैं. तो इस तरीके से एनालाइज करते हैं. यहां पर मेरे कहने से ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है. यहां पर मेरे कहने से समझने की जरूरत है कि यहां पर ये चीज है, आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हो, यहां पर चीजें सीख सकते हो. मैं यहां पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं आप सबके साथ. तो वो मेरी लर्निंग है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहता हूं. बट नन ऑफ दीज आर माय रिकमेंडेशंस में कुछ नहीं रखा. अगर सीखना है तो सीखो और उन चीजों को फॉलो करके लर्निंग को लेकर आगे चलो, तभी मजा आएगा, तभी बहुत सारे पैसे बनेंगे. एंड 162 करोड़ कैसे बनते हैं वो कल वाली मेरी वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कैसे बनते हैं, क्योंकि वो बनने हैं. और उन्हीं सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर मैं एक्टिव हुआ हूं. सो यू कैन फॉलो मी हियर. एंड जो भी आपके रिमार्क्स होंगे मैं वो सब पढ़ता हूं. जो यहां पर आप मुझे कम्युनिकेट करते हो वो सब चीजें मैं पढ़ता हूं और उन सबको पढ़ के देखता भी हूं. तो उसमें जो भी चीज मुझे लगती है अच्छी और उनको मैं फिर से वापस से कोई ना कोई ट्वीट करने की कोशिश करता हूं या वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं. लेकिन सभी के यहां पर रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट होता है. तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करना. आई एम विद यू ऑल. और ये एक लंबी जर्नी है, सबके 100 करोड़ के पोर्टफोलियो बनेंगे, बहुत मजा आएगा. हिंदुस्तान में हम लोग बहुत रिच होने वाले हैं. थैंक यू सो मच. कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना. थैंक यू सो मच.